Hello students and welcome back to my channel once again. Today's video is very important for every NEET aspirant because इस वीडियो में मैं शुरू करने वाली हूँ बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ जो आप लोगों को आपके नीट 2020 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो बेसिकली अगर आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो, हर एक कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहे हो, हर एक चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के MCQs ट्राई ना कर लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके नीट एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे। करेक्ट, अग्री करते हो ना इस बात से? सो बच्चों, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस MCQ सीरीज़ में हम हर एक चैप्टर के 40 से लेके 100 क्वेश्चंस तक इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और सभी MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे। उससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में कि कितना डिफ़िकल्टी लेवल होता है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एज इट इज़ आपको नीट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, बस उनकी थोड़ी सी जो उनकी लैंग्वेज है उसे चेंज कर दिया गया होगा। एट द एंड ऑफ द डे यही तो होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। करेक्ट, करेक्ट और नॉट, राइट? सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेसिकली ये पूरा शेड्यूल, किस दिन मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूंगी, कौन सा चैप्टर के MCQs हम करने वाले हैं, इसमें से कोई भी आपको इंक्वायरी करनी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम सिंग क्रिएशन एजुकेशन पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको डेली अपडेट कर दूंगी कि कौन सा चैप्टर आज हम एज अ प्रैक्टिस लेने वाले हैं, किस चैप्टर के MCQs करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, देखो टॉपिक वाइज होंगे सारे क्वेश्चन, टॉपिक वाइज होंगे ताकि समझ में आए कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। रेडी हो? इस तरीके से आंसर देना है आप सभी को कि आपका रियलिटी में ये कोई एग्जामिनेशन है और हर एक क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, राइट? इससे क्या होगा कि पर्टिकुलरली आप ये चीज़ समझ पाओगे कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे और अपनी गलती को भी आप पहचान पाओगे। लास्ट में जो भी आपका स्कोर हो, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। हर एक सही आंसर पे 4 मार्क्स हैं और गलत आंसर पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो प्लीज़ अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। उससे क्या होगा कि मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट MCQ सीरीज़ होगी, उसमें टॉप 3 स्टूडेंट्स के नेम अनाउंस करूँगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, इस टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, प्लीज़ आप इसे एक बार रीड करो। मैं भी क्वेश्चन रीड करती हूँ। दैट लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स विच मीन्स द एल्वियोलाई, नाउ दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। वाई? ऐसा क्यों होता है? 2017 का ये क्वेश्चन है एंड आई होप आप लोगों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करिए एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, रेसिडुअल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन योर लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसी की वजह से आपके एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ लेना। सेकेंड है द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल A, B, C and D. नाउ सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? आपके पास A, B, C, D चारों ऑप्शन है। आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि पर्टिकुलरली ये D वाला ऑप्शन क्या है या C वाला ऑप्शन क्या है, A वाला ऑप्शन क्या है, राइट? एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर B विच सेज एल्वियोलाई। ठीक है, C ऑप्शन इज एल्वियोलाई हेयर। और एल्वियोलाई क्या होती है? एल्वियोलाई बहुत ही थिन, अभी हमने पढ़ा, बहुत ही थिन इररेगुलर वॉल होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हम सभी के लिए, मोस्ट ऑफ अस? ओके,
अगर हम सांस लेते हैं और कॉन्शियसली उसके अंदर एफर्ट डालते हैं, अपनी सांस लेने के प्रोसेस में कॉन्शियसली उसमें हमने एफर्ट डाला, तो क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू स्टेशियन ट्यूब्स बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड द माउथ। ठीक है, अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट करते हो, आपने अपना नाक भी बंद कर दिया, अपना मुंह भी बंद कर दिया, तो आप कहाँ से सांस बाहर निकालोगे? थ्रू द स्टेशियन ट्यूब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, bulk of carbon dioxide CO2 released from body tissues into the blood is present as 2011 का ये क्वेश्चन है and the correct option here is option number A, bicarbonate in blood plasma and RBCs। ठीक है, 70 से 75%। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ किसी भी एमसीक्यू के बाद, प्लीज़ उसे ध्यान से सुना करो, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन में हर एक ऐसी बात होती है जो आपको आने वाले दूसरे क्वेश्चन में एज अ क्वेश्चन मिल जाएगी। ओके, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि 70 से 75% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र होती है एज अ, कैसे होती है? ट्रांसपोर्ट की जाती है, कैसे? एज अ प्राइमरी बफर ऑफ द ब्लड बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर? ब्लड प्लाज्मा के अंदर 70 से 75% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है एज अ प्राइमरी बफर ऑफ द ब्लड बाइकार्बोनेट आयन। ये एज अ क्वेश्चन आगे आपको मिल सकता है, तो प्लीज़ जो एक्सप्लेन करती हूँ उसे ध्यान से सुनना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो प्लीज़ एक बार इसे ध्यान से पढ़ो। लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ हैं, एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी एज वेल एज उसकी वॉल्यूम आपको यहाँ पर दी गई है विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट। अब आपको बताना है सही मैच करने के बाद कि सही ऑप्शन कौन सा है, मैचिंग के बाद बताना है कि कौन से ऑप्शन में सही मैच किया गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दैट द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज 3500 एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम इज हाउ मच? 1200। कितना? 1200 वॉल्यूम। तो बाकी के बचे हुए वाइटल कैपेसिटी कितना होगा? वाइटल कैपेसिटी होगा 4500 और आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व कितना होगा? 2500। क्लियर है ये? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता देना, आई विल रीच आउट योर कमेंट्स। कोई भी डाउट होगा आई विल क्लियर इट। प्लीज़ अपना लास्ट में स्कोर ज़रूर लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय अवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। देखो अभी मैंने आपको समझाया था, रिमेंबर मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन मिलेगा आपको, इन फ्यूचर आपको क्वेश्चन मिलेगा, और वही क्वेश्चन आ चुका है। तो जल्दी से बताओ, अगर आपने ध्यान से सुना था तो जल्दी से बताओ, किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है? बिल्कुल सही। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, एज बाइकार्बोनेट। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी, वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है देन द ऑक्सीजन। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन, the quantity 1500 ml in the respiratory volumes of a normal human adult refers to। अभी हमने एक क्वेश्चन किया, मैच द फॉलोइंग का हमने क्वेश्चन किया, तो 1500 ml की अगर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में, तो इट रेफर्स टू एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रेसिडुअल वॉल्यूम। इट रेफर्स टू रेसिडुअल वॉल्यूम। अब रेसिडुअल वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है? अगर मैं बात करूं आपसे रेसिडुअल वॉल्यूम होता क्या है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद आप जितना अमाउंट में वॉल्यूम ऑफ एयर को आप एक्सपेल कर सकते हो, इट इज़ नोन एज वाइटल कैपेसिटी। लेकिन द वॉल्यूम ऑफ एयर, अब ऐसा करने के बाद वाइटल कैपेसिटी के बाद जितनी एयर बच जाती है लंग्स के अंदर एट द एंड ऑफ मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? वाइटल कैपेसिटी के बाद जो एयर बच जाती है, मैक्सिमम फोर्सफुल सांस
बाहर छोड़ने के बाद जो एयर बच गई आपके लंग्स में वो कहलाती है रेसिडुअल वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज ब्रीथ थ्रू, आपको पाथवे बताना है इनहेल्ड एयर का, इनहेल्ड एयर का पाथवे आपको बताना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी विच सेज नॉस्ट्रिल से होते हुए फेरिंग्स, देन आपका देन कहाँ जाएगा लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई, एंड देन टू एल्वियोलाई। क्लियर है? तो ये जो है ना, ये डी ऑप्शन यहाँ से काट देना, डी ऑप्शन नीचे है आपका। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जो पाथवे होता है इनहेल्ड एयर का, इट इज़ सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स से जाएगा, नॉस्ट्रिल्स से फेरिंग्स में जाएगा, जो कि बहुत ही कॉमन पासेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। उसके बाद लैरिंग्स तक पहुंचेगा फेरिंग्स से, लैरिंग्स जो है वो आपका वॉइस बॉक्स कहलाता है। क्लियर? फिर लैरिंग्स से होती हुई वो एयर जो है वो ट्रैकिया में पहुंचेगी, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। देन वो ब्रोंकाई में पहुंचती है, विच इज़ 2 फॉर ईच साइड ऑफ द लंग, दोनों लंग्स के लिए 2 होती हैं, ठीक है, यानी कि एक लंग के लिए एक और एक लंग के लिए एक ट्रैकिया, सॉरी ब्रोंकाई। उसके बाद आपका ब्रोंक्यूल्स होता है विच विल गिव राइज टू द एल्वियोलर डक्ट, एंड देन लास्ट में आता है आपका एल्वियोलाई विच इज एक्सचेंजिंग द एयर, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज करती है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तो प्लीज कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑक्यूर्स इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑक्यूर्स इन लिम्फोसाइट, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी या ल्यूकोसाइट? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी। जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, इट इज़ अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? आरबीसी में प्रेजेंट होगा। सो नाउ इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, टू फॉर्म व्हाट? कार्बोनिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्किन इज एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन, एक ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए हेल्प है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एक तरीके से। कौन से एनिमल के लिए? स्किन। स्किन किस एनिमल के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग। ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग जो है, इट हैज़ लंग्स एज इट्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बट ड्यूरिंग हाइबरनेशन के दौरान, एस्टिवेशन के दौरान, या फिर जब वो पानी में होता है, तब वो अपनी स्किन के थ्रू क्या करता है? ब्रीथ करता है। ओके, सो फ्रॉग में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स हैं, बट हाइबरनेशन, एस्टिवेशन या जब वो पानी में होगा उस दौरान इट विल रेस्पायर थ्रू द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग्स इज, alveolar epithelium in the lungs is non-ciliated columnar, non-ciliated squamous, ciliated columnar or ciliated squamous? And the correct option here is option number B, non-ciliated squamous, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों? जो बहुत ही पतली एल्वियोलर वॉल होती है ना, उसका अराउंड आप कह सकते हो 0.0001 mm तक की होती है, वो बनी हुई होती है मॉइस्ट नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से, तो हम कह सकते हैं नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकोस्टल मसल्स ऑक्यूर इन, इंटरकोस्टल मसल्स ऑक्यूर इन एब्डोमेन, थाई, रिब्स या डायग्राम? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, रिब्स। जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स, ये किससे अटैच होते हैं? दे आर अटैच्ड विद द रिब्स, और इनका काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द रिब केज ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वाइटल कैपेसिटी के बाद जो बचती है एयर, वो होती है हमारी, क्या होती है? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आप कह सकते हो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? जल्दी से बताओ, इसका आंसर बहुत ईजी होना चाहिए आप सभी के लिए। And the correct option here is option number D, total lung capacity minus residual volume. Vital capacity जो lungs की होती है, it is the largest possible expiration, ठीक है, कितना आप एक्सपायर कर सकते हो एक बार में ब्रीदिंग को, वो आपकी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है।
नेक्स्ट अब देखो आता है आपका टॉपिक नंबर सेकंड। अभी जितना था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस होंगे वो टॉपिक सेकंड के अकॉर्डिंग होंगे। और टॉपिक सेकंड है हमारा एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या है? एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, आर यू गाइज रेडी? लाइक करो वीडियो को जल्दी से अगर रेडी हो तो। चलो, नेक्स्ट इज when you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe? जब आप अपनी सांस को रोकते हो तो इनमें से कौन सी गैस है जो गैस चेंज होगी ब्लड के अंदर एंड इट विल लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ, यानी कि वो आपको मतलब एक तरीके से अर्ज होगी, आपको लगेगा आपको सांस लेनी ही लेनी है ना। जब आप सांस रोकते हो तो ऐसी फीलिंग आती है ना थोड़े टाइम के बाद कि अब सांस ले लेनी चाहिए। करेक्ट? So the correct option here is option number A, rising CO2 concentration। ठीक है, rising CO2 concentration, क्योंकि जैसे ही आप अपनी सांस रोक रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आपकी ब्लड, आपकी आर्टरीज के अंदर बढ़ रहा है और O2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना। तो O2 के कंसंट्रेशन कम होने से तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है कीमोरिसेप्टर पर, लेकिन CO2 के कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से, इंक्रीज होने से इफेक्ट पड़ रहा है एंड इट विल कॉज द अर्ज टू ब्रीथ। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Approximately 70% of the carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs। सेम क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक ब्लड के थ्रू किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, बिल्कुल सही आंसर दिया है। सभी आंसर कर रहे हो ना कमेंट सेक्शन में? आई कैन सी। ओके, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जल्दी से बताओ। कर रहे हो ना? बहुत अच्छी बात है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एज बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा आपका डायग्राम वाला, तो एक बार इसे ध्यान से देखो। A to D आपको यहाँ पर लेबलिंग की हुई है और उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। आपको बताना है कौन से पार्ट की लेबलिंग और फंक्शन सही लिखा हुआ है। बता दिया सभी ने? रेडी हो आंसर के लिए? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज सीना इज वेना कावा। ठीक है, वेना कावा है। इट टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल, और यहाँ पर PCO2 का अमाउंट होता है 45 mmHg। सो बेसिकली अगर मैं ए की बात करूँ तो बाकी सारी गलत क्यों है? ए की अगर मैं बात करूँ, ए इज पल्मोनरी वेन है एंड इट टेक्स प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? इट टेक इम्प्योर ब्लड, तो ये गलत हो गया। बी जो है, बी इज डॉर्सल एओर्टा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पल्मोनरी आर्टरी, तो ये गलत हो गया। और डॉर्सल एओर्टा क्या करता है? इट विल टेक प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट। क्लियर? उसके बाद सी इज वेना कावा, जो बिल्कुल सही दिया हुआ है, जिसका फंक्शन इट टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। और डी है आपका पल्मोनरी आर्टरी, डॉर्सल एओर्टा देखो यहाँ पर लिख दिया है, जबकि ये बी वाला ऑप्शन था। राइट? तो डी इज पल्मोनरी आर्टरी which will take impure blood from the heart to lungs. Clear? Next question. So next question is also a diagram based question. A, B, C और D आपको बताना है कौन से उसमें सही आइडेंटिफाई करके सही फंक्शन लिखा हुआ है। आप देख सकते हो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर प्रैक्टिस हो जा रहे हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज एल्वियोलर कैविटी। तो इस डायग्राम के अंदर क्या दिखाया गया है कि एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेटरी गैसेस का, है ना। ये देखो, ये रहा एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। और मैंने क्या कहा था, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो ये फिगर किसका है? ये फिगर है एल्वियोलर कैविटी का, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by the blood tissue। तो ये ऑक्सीजन किस तरीके से वर्क करेगी? And the correct option here is ऑप्शन नंबर ए, इट एक्ट्स एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। बेसिकली क्या होता है, अगर
ब्लड ने बॉडी टिश्यूज से काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन ले ली है, उसके बाद भी बहुत सारी ऑक्सीजन जो है अनयूज्ड रह जाती है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, उस ऑक्सीजन का कैसे यूज़ होगा? वो ऑक्सीजन यूज़ होती है ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो या आप अपने मसल्स का यूज़ करते हो तो बेसिकली उस टाइम पर वो ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है? तभी आप जल्दी जल्दी ब्रीदिंग सिस्टम आपका वर्क करता है, आप जल्दी जल्दी सांसें लेते हो। नेक्स्ट इज which two of the following changes from A to D usually tend to occur in the plain dwellers when they move to high altitude? बताओ, बहुत इजी, हाई एल्टीट्यूड पे जाकर क्या चेंजेस होंगे? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्या कह रहा है? दैट इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बिल्कुल आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और थर्ड इज इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, आप जल्दी जल्दी सांसें लेना शुरू कर देते हो। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? द बॉडी विल अंडरगो न्यूमरस चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑक्सीजन डिलीवरी टू द सेल एंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन यूसेज, आप बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेते हो, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है और उसके साथ साथ आरबीसी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when CO2 concentration in blood increases the breathing becomes, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है तो ब्रीदिंग कैसी हो जाती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, फास्टर एंड डीपर। क्लियर? जो ब्रीदिंग है इट विल बिकम फास्टर एंड डीपर इन ऑर्डर टू ऑक्सीजनेट द ब्लड एट अ फास्टर रेट। शैलो और स्लो ब्रीदिंग ऑकर होती है ड्यूरिंग रेस्ट टाइम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of migration of chloride ions from plasma to RBC and of carbonate ions from RBC to plasma is, and the correct option here is option number A, chloride shift। जब CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है थ्रू द ब्लड तो बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज होते हैं आउट ऑफ द आरबीसी, जबकि जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो फ्रॉम द प्लाज्मा दे विल एंटर द आरबीसी टू मेंटेन द आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन? अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है तो कौन सा ह्यूमन बॉडी ऑर्गन है जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? इंटेस्टाइन, स्किन, किडनी और ब्रेन? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी विच सेज ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जो है सबसे वाइटल ऑर्गन है और ये जो है ना अपनी फंक्शनिंग बंद कर देगा एक तरीके से अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द alveoli of the lungs takes place by simple diffusion, osmosis, active transport or passive transport? And the correct option here is option number A, simple diffusion। What? सिंपल डिफ्यूजन। जो गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड, अगर डिजॉल्व फेज की बात कर रहे हैं हम तो, एंड द एल्वियोलर एयर, तो उसमें क्या होता है जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होगी वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही बनती है। ठीक है, इसीलिए इट विल डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एल्वियोलाई of the lungs the air at the site of gas exchange is separated from the blood by, एल्वियोलाई के अंदर वो एयर जो कि गैसेस एक्सचेंज साइट पर है उसे सेपरेट किया जाता है ब्लड से, किसके थ्रू? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। ठीक है, एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। Next question, although much CO2 is carried in blood, yet blood does not become acidic because, देखो इतनी सारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड उसको कैरी कर रहा है, फिर भी हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक नहीं होता है, ऐसा क्यों? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ब्लड बफर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन CO2 ट्रांसपोर्ट। जब मैंने बताया था कि CO2 एज अ बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रही है, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि बफर सिस्टम यहाँ पर वर्क करेगा।
ठीक है, ब्लड का बफरिंग करना यहाँ पर वर्क करेगा। CO2 जो है वो एंटर करती है RBC में एंड इट विल रिएक्ट विद वाटर ताकि वो कार्बोनिक एसिड को बना सके, और यही कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोशिएट करता है क्या करने के लिए, बाइकार्बोनेट को और हाइड्रोजन आयन को बनाने के लिए। कुछ जो बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं RBC में, जबकि कुछ जो होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं इन द ब्लड प्लाज्मा। क्लियर है। नाउ इसकी वजह से क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयन तो एग्जिट कर जाएंगे, आयनिक बैलेंस के लिए बाइकार्बोनेट आयंस तो एग्जिट कर जाएंगे बिटवीन द प्लाज्मा एंड द इराइथ्रोसाइट्स। अब उसको रिस्टोर करने के लिए, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड आयंस हैं वो डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द इराइथ्रोसाइट। क्लियर हुई ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग एज। बताओ जल्दी से। अभी मैंने एक आपको बताया कि कौन सा एसिड बनता है, राइट, रिमेंबर, अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा एसिड बनता है और उस एसिड के बाद आपका बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो गया, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन एंड एज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स। पहले प्लाज्मा से, और जब प्लाज्मा में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है तो बाइकार्बोनेट आयंस की तरह, लेकिन जब ब्लड से लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब वो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एसिड के रूप में क्या हो रहा होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ठीक है, और ये रिलीज होता है इन लंग्स इन एक्सचेंज विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हेमोग्लोबिन इज। जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है आपका हेमोग्लोबिन का वो कैसा है, सिग्मोइड है, हाइपरबॉलिक है, लीनियर है या हाइपोबॉलिक है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, सिग्मोइड। कैसा है, सिग्मोइड। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, आपका इस तरीके का डायग्राम आपने देखा होगा ना, जिसमें pH डिक्रीज हो रहा होता है, DPG टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली। किसके थ्रू, प्लाज्मा एंड इराइथ्रोसाइट्स, प्लाज्मा, इराइथ्रोसाइट्स या इराइथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा एंड इराइथ्रोसाइट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी टिश्यू टू द लंग्स इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय 3 वेज, ब्लड के थ्रू 3 वेज में ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है। और वो क्या है आपका, बेसिकली कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोनिक एसिड एज वेल एज आपका बाइकार्बोनेट आयंस। रिमेंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका टॉपिक 3 पे आ जाता है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जान लिया, ऑर्गन के बारे में, किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसके बारे में जान लिया। अब आते हैं डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं इसके, राइट। सो आपका क्वेश्चन है, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। ऑप्शन नंबर ए, एम्फीसेमा, एस्थमा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, एम्फीसेमा। जो एम्फीसेमा होता है इट रिजल्ट्स व्हेन द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द एयर सैक, लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं और एयर सैक्स की जो डेलिकेट लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, तब ये डिजीज कॉज होगी। ठीक है, और ये क्यों यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है, सिगरेट से निकलने वाले टॉक्सिन्स जो होते हैं उनसे बेसिकली इट कैन डैमेज इट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls। बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एम्फीसेमा।
ये डिजीज जो है एम्फिसेमा, इसी के अंदर जो एल्वियोलर सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज एल्वियोलर वॉल को डैमेज किया है इसने, राइट? करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताओ। ठीक है, तो आपकी सही ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी ए सी जो आपकी ऑप्शन है, सॉरी, सही ऑप्शन है आपका यहाँ पर सी, विच सेज वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम लंग फिब्रियोसिस। बाकी आपका जो ए और सी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, ए और सी ऑप्शन क्या कह रहा है, दैट न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमाटॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। और उसके अलावा जो दूसरा आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन आपका कह रहा है दैट अबाउट 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होती है कैरिड आउट होती है बाय हेमोग्लोबिन एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर तो इन्होंने 90% दे रखा है, तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो गई। गलत स्टेटमेंट हो गई ना, 90% नहीं होता है, कितना होता है 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये। ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कंटेंट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट? The patient has been inhaling polluted air containing unusually high content of what? And the correct option here is option number D, carbon मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होता है इट इज़ द स्टेबल प्रोडक्ट जो कि बनता है बाय द एसोसिएशन ऑफ द CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। और इसी के एसोसिएशन से कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन के एसोसिएशन से आपका बनता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। क्लियर है? तो 32 टोटल क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करो हर उस बच्चे के साथ जो कि आपको लगता है जिसको ये क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस तरीके की MCQ सीरीज़ है और हर एक चैप्टर को हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। सो गाइस, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।